कोई क्वेश्चंस लास्ट लेक्चर में से? ये क्लियर है? ओके सर वो ये पूछना आगे की बात है कि हम वो ट्रांसपोर्टेबल डेमोन्स्ट्रेशन कब तक कवर करेंगे? नेक्स्ट वीक में होंगे, नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मे बी मंडे को कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। मैनेजिंग डेटाबेस परफॉर्मेंस। अच्छा, ट्यूनिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले तो आप परफॉर्मेंस प्लानिंग करते हैं कि आपने ट्यूनिंग कैसे करनी है, क्या ट्यून करना है, आपने क्या इशूज है आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर इंस्टेंस ट्यूनिंग है जो डीबीए के टास्क हैं, ठीक है, और एसक्यूएल ट्यूनिंग है वो समटाइम्स डीबीए के टास्क होते हैं, समटाइम्स एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। अच्छा, परफॉर्मेंस प्लानिंग में क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके पास क्या क्या है? मींस के हार्डवेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको हार्डवेयर इंक्रीज करना पड़े तो वो आपके पास ऑप्शंस हैं कि नहीं। सिस्टम का आर्किटेक्चर क्या है? 32 बिट इन्वायरमेंट है, 64 बिट है, ओएस कौन सा है, स्टोरेज किस टाइप की है, डेटाबेस किस तरह की है, एप्लीकेशन किस तरह की है, चाहे वो क्या वो ओएलटीपी इन्वायरमेंट है, क्या वो आपकी डीएसएस है, वेयर हाउस है, और इसके अलावा डाटा का साइज क्या है, मेमोरी कितनी आपके पास अवेलेबल है, एंड सो ऑन। ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, आपके सर्वर से रिलेटेड, आपकी डाटाबेस से रिलेटेड, आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड। स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी से क्या मुराद होती है? सर करंटली जो है उसको कितना बढ़ा सकते हैं आप और किस लेवल तक कर सकते हैं, उसमें ऑप्शंस हैं बढ़ाने के या नहीं अवेलेबल? वो क्या बताइए? ठीक है, कुछ हद तक। स्केलेबिलिटी से क्या मुराद है? कहते हैं ना एप्लीकेशन स्केलेबल होनी चाहिए, तो व्हाट डू यू मीन बाय स्केलेबल? स्केलेबिलिटी मीन्स के आप करंट रिसोर्सेज और थ्रूपुट को देखते हुए आप क्या करेंगे। आप चाहते हैं कि आप लेट से करंटली आपकी डेटाबेस, आपकी एप्लीकेशन ऑप्टिमल चल रही है, करंट आपके पास रिसोर्सेज हैं, मेमोरी है, सीपीयू पावर है, एंड सो ऑन, और लोड है सिस्टम के ऊपर। आप चाहते हैं कि 200 यूजर्स, लेट से 400 यूजर्स इस वक्त कनेक्ट हो रहे हैं, आप चाहते हैं 200 यूजर डेटाबेस पे इंक्रीज हो जाएं क्योंकि नए यूजर्स आ रहे हैं। आप उस हिसाब से आप चाहते हैं कि हार्डवेयर भी इंक्रीज हो, लोड इंक्रीज हो, तो थ्रूपुट सेम रहे। दैट इज कॉल्ड स्केलेबिलिटी। मीन्स के आप अगर सिस्टम के ऊपर लोड बढ़ाएं और साथ ही रिसोर्सेज भी उसी हिसाब से बढ़ा दें तो सिस्टम की थ्रूपुट वही रहनी चाहिए, सिस्टम की परफॉर्मेंस इंपैक्ट नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि सिस्टम के ऊपर नंबर ऑफ यूजर्स ज्यादा हो जाए और आप रिसोर्सेज भी इंक्रीज कर दें और आपकी डेटाबेस की, आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस ना हो। ठीक है, तो आपकी एप्लीकेशन स्केलेबल होनी चाहिए, वो वेल रिटन हो, आपका कोड आपका ट्यून्ड हो, डेटाबेस आपकी एप्लीकेशन ट्यून्ड हो। तो रिसोर्सेज इंक्रीज करने से और लोड इंक्रीज करने से डेटाबेस की परफॉर्मेंस पे या एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नहीं, डेफिनेट है, डेफिनेट है। समटाइम्स ये होता है कि आप हार्डवेयर बेशक इंक्रीज करते रहें, वो इम्पैक्ट ही नहीं होता उसका, उसकी वजह से वो परफॉर्म, हाँ, वो मीन्स के एप्लीकेशन स्केलेबल नहीं है, इस वजह से वो ये इश्यूज आते हैं। ठीक है, एंड एप्लीकेशन डिजाइन प्रिंसिपल्स क्या है, किस तरह की एप्लीकेशन है, जैसे मैंने आपको बताया OLTP है, DSS है, और मॉडल क्या है उसका, किस तरह के उसके फॉर्म्स हैं, किस तरह की रिपोर्ट्स हैं, लोड किस तरह का है, नंबर ऑफ यूजर्स किस तरह के हैं, एंड सो ऑन। देन वर्कलोड टेस्टिंग, मॉडलिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। आप टाइम एंड अगेन ये करते हैं, जब भी कोई चेंज करेंगे प्रोडक्शन के ऊपर, वो चेंज पहले आप टेस्ट इन्वायरमेंट के पे करेंगे, आप उसको टेस्ट करेंगे, फिर आप प्रोडक्शन के ऊपर उसको माइग्रेट करेंगे, आप डायरेक्टली प्रोडक्शन पे नहीं करते। एंड देन डिप्लॉइंग न्यू एप्लीकेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोई नई एप्लीकेशन है या नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज करने जा रहे हो तो आप वो सारी चीजें पहले टेस्ट करते हैं और फिर डिप्लॉय करते हैं प्रोडक्शन के ऊपर। अच्छा, इंस्टेंस ट्यूनिंग जो कि एक डीबीए का काम है, उसमें आपके पास वेल डिफाइंड गोल्स होने चाहिए। इंस्टेंस में कैसे ट्यून करना है, क्या ट्यून करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है आपने। ठीक है, लेट से आपको एक डेटाबेस आपकी हैंड ओवर की जाए और उसमें आपने लेट से इंस्टेंस से स्टार्ट करना है कि इंस्टेंस की ट्यूनिंग आपने करनी है, तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा इंस्टेंस वेल ट्यून्ड है कि नहीं, और इंस्टेंस ट्यूनिंग में क्या क्या चीजें आएंगी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से? सर एक तो एसजी का साइज सबसे पहले एसजीए का साइज, हिट रेशियो सर। यस, वेट इवेंट्स तो बहुत बाद में आएंगे, हिट रेशियोस। ठीक है, गुड, क्योंकि वेट इवेंट्स जो है ना वो आपकी डाटा, वो फिजिकल ट्यूनिंग की तरफ चले जाते हैं, वो इंस्टेंस ट्यूनिंग की नहीं है। मीन्स कि वो इंडेक्सेस की तरफ आप चले जाएंगे, वो आप चले जाएंगे एक्सेस मेथड्स की तरफ चले जाएंगे, वो दैट इज समथिंग एल्स। ठीक है, हाँ, यस यस, आप हिट रेशियोज की तरफ को देखेंगे। हिट रेशियोज के लिए आप क्या करेंगे? एडवाइजर्स आपके पास अवेलेबल है। ठीक है जी, वो फिर कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे लाइब्रेरी कैशे से रिलेटेड पैरामीटर है, ओपन कर्सर्स का है, मैक्स ओपन कर्सर्स का है, कर्सर्स का पैरामीटर है, फिर हमने एक पैरामीटर पढ़ा था
कर्सर शेयरिंग का पैरामीटर है, ठीक है। इस तरह की ये सारी चीजें ये इंस्टेंस ट्यूनिंग से रिलेटेड आएंगी। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द साइजिंग ऑफ द एसजीए कंपोनेंट्स, ठीक है। वो सबसे पहले आप देखेंगे। एलोकेट मेमोरी टू डेटाबेस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। दैट इज द, ये पहली चीज है जो आपने देखनी होती है और आपने मॉनिटर करनी होती है। अगर यूजली मैंने देखा है, यूजली जहां पे देखा है मैंने, क्योंकि नॉर्मली डीबीएस छोटे इन्वायरमेंट्स में डीबीएस नहीं होते, उनका कंसेप्ट नहीं है कि एक प्रॉपर डेडिकेटेड डीबीए हो, तो उनको परफॉर्मेंस के सीवियर किस्म के इश्यूज आते हैं। रीजन क्या होती है कि वो जो डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन हुई होती है ओरेकल की, उसके अलावा वो चेंज ही नहीं करते। मेमोरी सिस्टम के अंदर 32 GB है, लेकिन एसजीए को जो मेमोरी मिली है वो 100 MB मिली हुई है, ठीक है। और एप्लीकेशन जो है उसकी रिक्वायरमेंट है 10 GB एसजीए का साइज हो। मीन्स मैं आपको जस्ट एक वो दे रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो आप इस तरीके से, वो होता है कि डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन हुई होती है नॉर्मली हर जगह, हर इन्वायरमेंट, और डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन हुई होती है, उसको मॉडिफाई कभी भी नहीं करते क्योंकि आइडिया ही नहीं होता उनको, ठीक है। यस, जनरल पर्पज। और नेट से 100 MB, 200 MB, 300 MB, 400 MB, मैंने बहुत सारी जगहों पे देखा है बड़ी क्रिटिकल इन्वायरमेंट्स में 200-300 MB से ज्यादा उनका एसजीए का साइज ही कन्फिगर नहीं हुआ होता, हालांकि सिस्टम के ऊपर अच्छी खासी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। सो यू नीड टू मॉनिटर कि आपने मेमोरी एलोकेशन प्रॉपरली करनी है। देन कंसिडर आईओ रिक्वायरमेंट्स इन ईच पार्ट ऑफ द डेटाबेस। एप्लीकेशन देखें और फिर उसमें देखें कि कौन सी टाइप की रिपोर्ट्स हैं, कौन से टाइप के फॉर्म्स हैं, कौन सी टाइप के ट्रांजेक्शन हैं जिनको ज्यादा आईओ की रिक्वायरमेंट है। जहां पे आईओ की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो वहां उन टेबल्स को, जरूरी नहीं है, लेकिन उन टेबल्स को अगर आप लार्जर ब्लॉक साइज वाली टेबल स्पेस में रखेंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन ये आपको टेस्ट करना पड़ता है, ठीक। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने लास्ट टाइम बात की थी लुकअप टेबल्स की बात की थी हमने। हाँ हाँ, नहीं, जो हमने वो कैशियस की बात की थी ना, रिसाइकल कैशियर, कीप कैशियर, हाँ, उस एंड ट्यून द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ऑप्टिमल परफॉर्मेंस ऑफ द डेटाबेस। आइडिया होना चाहिए, इस बारे में हम काफी डिटेल से डिस्कस करेंगे। ओएस ट्यूनिंग में आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ठीक है। अब यूजली आपके हाथ में नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए, ठीक है। आप सजेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, वैसे ओएस ट्यूनिंग में आपने यूनिक्स पे कौन कौन से टूल्स यूज किए मॉनिटरिंग के लिए? कोई भी नहीं किया? हमारी वो मोबाइल की एप्लीकेशन है बड़ी, परफॉर्मेंस की शिकायत नहीं है। अच्छा, ओके, ठीक, ओके जी। ट्यूनिंग मेथोडोलॉजी क्या होगी जी? ट्यून फ्रॉम द टॉप डाउन, ठीक है। दो अप्रोचेज हैं, टॉप डाउन एंड बॉटम डाउन, टॉप अप एंड बॉटम डाउन, हाँ यस। आप इस तरीके से करेंगे। सबसे पहले, वैसे अगर आप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में, ये यूजली डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए, अगर आप डेवलपमेंट इन्वायरमेंट तो सबसे पहले डिजाइन ट्यून करेंगे, फिर एप्लीकेशन कोड ट्यून करेंगे, फिर इंस्टेंस की ट्यून करेंगे। लेकिन हमारे जैसे ऑपरेशन इन्वायरमेंट्स में ये हमारे पास ऑप्शन नहीं होता कि ना हम एप्लीकेशन की ट्यूनिंग कर सकते हैं, ना ही हम डिजाइन की ट्यूनिंग कर सकते हैं। डिजाइन का मतलब है आपका स्कीमा, आपका डाटा मॉडल, ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो आप ये अप्रोच यूजली डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स के लिए होती है, जहां पे आपके सामने आपकी एप्लीकेशन डेवलप हो रही है, आप एक डेवलपमेंट हाउस में काम कर रहे हैं, वहां पे आप डीबीए हैं, वहां पे आपकी डेटाबेस की एप्लीकेशन डेवलप हो रही है, आपका पार्ट है उसमें, आप यस। लेकिन आप नॉर्मली हमारे इन्वायरमेंट में, बैंक्स में हो गया, टेलकोस में हो गया, डेवलपमेंट नहीं होती, हम बनी बनाई एप्लीकेशंस परचेज करते हैं, ठीक है। रीजन क्या होती है? वो रेवेन्यू के इश्यूज होते हैं ना बहुत सारे, तो वो उस वजह से आपको बनी बनाई बायर के वेंडर के ऊपर डिपेंड है। हालांकि इन हाउस डेवलपमेंट टीम्स होती हैं, लेकिन उनसे कोई क्रिटिकल एप्लीकेशंस कभी भी डेवलपमेंट नहीं कराई जाती, ठीक है। तो आप डिजाइन ट्यून करेंगे, एप्लीकेशन कोड ट्यून करेंगे एंड देन इंस्टेंस की ट्यूनिंग करेंगे। लेकिन अगर आप जब एक ऐसी इन्वायरमेंट में हैं जहां पे ऑलरेडी एप्लीकेशंस आपके पास डिप्लॉयड हैं, तो फिर आप रिवर्स ऑर्डर में इसको करेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें भी आपके पास एप्लीकेशन की हद तक आप जा सकते हैं, डिजाइन को आप ट्यून नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए फिर डेफिनेटली उसके लिए फिर आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, आपको खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि जिस वेंडर से आपने एप्लीकेशन लिया है वो वेंडर आपको फिर अगर वो चेंजेस करके देगा तो फिर आप उस हिसाब से आपको वो चार्ज करेगा। And tune the area with the greatest potential benefit. Identify and tune SQL using the greatest resources, the longest waits and the largest service times. ठीक है जी। ऐसी कौन सी SQL हैं? सबसे पहले तो जब आप इंस्टेंस की ट्यूनिंग करने जा रहे हो, इंस्टेंस की साइजिंग की ट्यूनिंग कर चुके हो, तो फिर आप देखें कि कौन सी SQL स्टेटमेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज ले रही हैं। आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप इजीली, ठीक है। कौन से ऐसे वेट इवेंट्स हैं जो सबसे ज्यादा डेटाबेस में अपर हो रहे हैं, एंड कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि
सबसे ज्यादा टाइम ले रही है आपकी इन्वायरमेंट के अंदर, वो देखेंगे आगे चल के, हम देखते हैं इसको जरा। एंड स्टॉप ट्यूनिंग व्हेन द गोल इज मेट। आप ये कभी भी नहीं कर सकते, अब ट्यूनिंग का कोई ना कोई आपके आपके हाँ गोल होना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि एक क्यूरी आधा घंटा ले रही थी तो आप ये जी मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर हो जाए। दिस इज नॉट द गोल। आपको आइडिया होना चाहिए कि आपका एस एल क्या है, लेट से 5 मिनट हो जाए 10 मिनट, यानी कि कोई रीजनेबल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, कोई एक ऑप्टिमल वैल्यू होनी चाहिए, कोई एक अचीवेबल माइलस्टोन होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज ये नहीं कि आप वो जितना ये आप डेफिनेटली ऐसा नहीं कर सकते कि वो 1 सेकंड में हो जाए। आपके पास एक एसएलए होता है कि यार कितना टाइम के अंदर एक्सेप्टेबल है। एक 24 मिनट्स में एक क्यूरी एग्जीक्यूट हो रही है, तो क्या वो 10 मिनट में अगर एग्जीक्यूट हो जाए तो क्या एक्सेप्टेबल है आपके लिए या आपके डिपार्टमेंट के लिए या एंड यूजर के लिए कि नहीं? अगर नहीं है तो फिर आप फर्दर उसके हिसाब से करेंगे आप। तो एक एक्सेप्टेबल टाइम देखेंगे कि कौन सा टाइम है। जरूरी नहीं है कि वो 24 मिनट में हुई है तो वो यूजर के जी अगर 10 मिनट में हो जाए तो मेरा काम हो सकता है, ठीक हो सकता है, हमारा एसएलए मीट हो सकता है, देन यू शुड गो फॉर दैट, ठीक है। तो एक आपके ज़हन में होना चाहिए कि क्या अप्रोच मैंने रखनी है और क्या टाइम रखना है। अच्छा जी, तो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग के लिए आपके पास जो टूल अवेलेबल है ओरेकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इंटरप्राइज मैनेजर है। इंटरप्राइज मैनेजर में आपके पास परफॉर्मेंस का जो प्रॉपर्टी पेज है वो आपको रियल टाइम स्टैटिस्टिक्स दिखा रहा होता है, ठीक है। ये मेमोरी से इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा होता है। ये जो पेज पर्टिकुलर पेज है ये हर 5 मिनट के बाद रिफ्रेश होता है और मेमोरी में से इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा होता है। थ्रूपुट से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो हर 5 मिनट बाद इसमें रिफ्रेश हो रही होती हैं। तो इसमें ये आपको डिटेल्ड रिसोर्स कंजम्पशन बताता है, कौन सी क्यूरीज हैं, कौन से यूजर्स हैं, कौन सी एप्लीकेशंस हैं जो सबसे ज्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सीपीयू, इन टर्म्स ऑफ मेमोरी, इन टर्म्स ऑफ फाइल, ठीक है, एंड अनडू एंड टेम्प टेबल स्पेस रिलेटेड। देन जी परफॉर्मेंस ट्यूनिंग डेटा, टाइप ऑफ डेटा गैदर्ड। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग से रिलेटेड ओरेकल जो इन्फॉर्मेशन अपने पास गैदर करके रखता है वो स्टैटिस्टिक्स कहलाते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स जो ओरेकल अपने पास रखता है वो कम्युलेटिव स्टैटिस्टिक्स रखता है। उसमें वेट इवेंट्स की इन्फॉर्मेशन भी होती है और टाइम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी होती है। एंड मेट्रिक है जी स्टैटिस्टिक्स रेट है। आपके जो स्टैटिस्टिक्स गैदर किए जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स बाय सेशन गैदर किए जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स बाय एसक्यूएल गैदर किए जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स बाय सर्विस गैदर किए जाते हैं अगर आप सर्विसेज यूज करें, और बहुत सारी डायमेंशन हैं जिनके स्टैटिस्टिक्स गैदर किए जाते हैं। ये हम ऑलरेडी वैसे इसके बारे में बात कर चुके हैं एडमिन 1 में। तो 2 तरह के स्टैटिस्टिक्स होते हैं, ठीक है। एक स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि हर वक्त मेमोरी में कैप्चर हो रहे हैं और वो हर 1 घंटे के बाद उनको उठाया जाता है और डेटाबेस के अंदर डंप कर दिया जाता है। कहाँ पे? AWR में, ठीक है, ऑटोमेटिक वर्कलोड रिपोजिटरी में, ठीक है। तो और एक स्टैटिस्टिक्स होते हैं जो हमें खुद गैदर करने पड़ते हैं, उनको ऑप्टिमाइजर स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। दोनों स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। एक स्टैटिस्टिक्स खुद गैदर हो रहे हैं, उससे हमें डेटाबेस की हेल्थ पता चलती है, तो उसमें हमारा रोल नहीं है, वो हमारे लिए सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए यस 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 यस, ठीक है, वो हमारे लिए है, वो हमारे लिए वो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। एंड देन आपके पास ऑप्टिमाइजर के स्टैटिस्टिक्स हैं जो आप खुद गैदर करते हैं, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एसक्यूएल ऑप्टिमाइजर स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन, एसक्यूएल परफॉर्मेंस ट्यूनिंग डिपेंड्स ऑन कलेक्शन ऑफ एक्यूरेट स्टैटिस्टिक्स। ऑप्टिमाइजर स्टैटिस्टिक्स में आपके ऑब्जेक्ट के स्टैटिस्टिक्स हो सकते हैं जैसे टेबल्स और इंडेक्सेस के, और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टैटिस्टिक्स भी हो सकते हैं जिनके सिस्टम स्टैट्स कहते हैं, ठीक है, जिसमें सीपीयू कंजम्पशन, मेमोरी कंजम्पशन, आईओ कंजम्पशन और लोड के स्टैटिस्टिक्स कैप्चर किए जाते हैं। वेज टू कलेक्ट स्टैटिस्टिक्स ऑटोमेटिकली बाय यूजिंग ऑटोमेटिक मेंटेनेंस टास्क। उसमें जरूरी नहीं है कि आपका स्कीमा शामिल हो, देख लें उसको मैनुअली थ्रू DBMS स्टैट्स में इसके थ्रू प्रेफर करता हूँ, आप देख लें, उस हिसाब से इसको मैनेज करना कर सकते हैं आप। एक पैरामीटर भी सेट किया जा सकता है बाय सेटिंग ए डेटाबेस इनिशियलाइजेशन पैरामीटर। पैरामीटर स्टैट लिख कर ये ऑप्टिमाइजर डायनेमिक सैम्पलिंग, ये 1 to 10 हो सकता है। जितना हायर होगा उतनी एग्रेसिव सैम्पलिंग होगा क्या, आपकी एक क्यूरी आएगी, डेटाबेस को हिट करेगी, वो देखेगा जी टेबल से स्टैट्स नहीं गैदर हुए, ये पैरामीटर आपने 10 सेट किया हुआ, तो क्या करेगा वो क्यूरी एग्जीक्यूट करने से पहले उन टेबल्स के ऊपर स्टैट्स गैदर होंगे, फिर जब स्टैट्स गैदर हो जाएंगे फिर वो क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये फिर क्या होगा, हर क्यूरी के अगेंस्ट फिर वो स्टैटिस्टिक्स गैदरिंग होना चाहिए। हाँ नहीं देखें हो जाएगा। दूसरा इशू ये होगा कि अब वो जब क्यूरी आ रही है तो स्टैट्स गैदर हो रही है, अब वो टाइम तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। नॉर्मली अगर हो सकता है क्यूरी 1 मिनट में एग्जीक्यूट हो जाए,
हो सकता है 10 मिनट तो उसमें से स्टैट्स कलेक्ट करते हुए लग जाए। ठीक है, ये नॉर्मली हम ये पैरामीटर सेट नहीं करते, हम स्टैटिस्टिक्स रेगुलरली खुद गैदर करते हैं। तो लेकिन अभी यहाँ पे 2 सेट होगा तो उसकी 2 रेंज पे क्या होता होगा, इसका है कोई इसका? देखिए 2 रेंज पे उस वक्त होता है, हाँ डेफिनेटली डिटेल्स है। 2 रेंज पे ये होता है कि अगर स्टैटिस्टिक्स स्टेल हो, मोर देन 1 मंथ ओल्ड हो, तो फिर उस केस में ये स्टैटिस्टिक्स गैदर कर लेता है, और मिनिमम स्टैटिस्टिक्स गैदर। हम ये ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि नंबर सी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एंड बाय इंपोर्टिंग स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम अनदर डेटाबेस, आप ये भी कर सकते हैं, प्रोडक्शन स्टैट्स गैदर नहीं कर सकते तो आप उसका रेप्लिका बनाएं, उस पर स्टैट्स गैदर करें, वहां से एक्सपोर्ट करें और प्रोडक्शन में इंपोर्ट करें। नॉर्मली हम ये भी किया जाता है। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है। एंड स्टैटिस्टिक्स की प्रेफरेंसेस सेट किए जा सकते हैं। सिस्टम स्टेटमेंट लेवल है, द लोअर द लेवल द हायर द उसको कहते हैं प्रेसिडेंसीज। ठीक है, द लोअर द लेवल द हायर द प्रेसिडेंसीज। क्वेश्चन है सर। हाँ जी सर आपने प्रोडक्शन का टेस्ट बना लिया उसका, आपने उसके चार्ज गैदर किए, लेकिन प्रोडक्शन पे तो उस पे हो रही है ट्रांजैक्शंस, वो लेकिन देखिए स्टैट्स हमेशा हाँ स्टैट्स वैसे भी 100% एक्यूरेट तो होते नहीं। ठीक है, तो 100% एक्यूरेट हो भी नहीं सकते, लेकिन उसका बड़ा इंपैक्ट होता है अगर आपने स्टैट्स पेशा के एक दिन पुराने भी यूज कर लिया। ठीक है, कोई 19-20 का फर्क हो भी जाए तो दैट डजंट मैटर। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, स्टेटमेंट लेवल स्टैटिस्टिक्स की प्रेफरेंस सबसे ज्यादा होगी। स्टेटमेंट लेवल मींस कि आप स्टैटिस्टिक्स गैदर करते हुए आपने ऑप्शंस दे दिए, फिर टेबल लेवल पे आप अलग सेट कर सकते हैं, स्कीमा लेवल पे कर सकते हैं, डेटाबेस लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई भी ऑप्शन नहीं देते तो डिफॉल्ट जो स्टैटिस्टिक्स का जो लेवल है, जो भी है प्रेफरेंसेस हैं, वो सेट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि एस्टिमेट परसेंट कितना करना है, बाय डिफॉल्ट 100% होता है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स गैदर करते वक्त कोई वैल्यू दे देते हैं तो वो उसको यूज कर लेगा। डिग्री ऑफ पैरेललिज्म बाय डिफॉल्ट 1 होता है, अगर आप ज्यादा करना चाहे तो ज्यादा कर सकते हैं। एंड सो ऑन। स्टेल परसेंटेज है कि कितने % डेटा स्टेल हो तो स्टैटिस्टिक्स गैदर करे। और इंक्रीमेंटल मीन्स के पार्टीशन टेबल, हाँ वो इंक्रीमेंटल स्टैटिस्टिक्स मीन्स के सिर्फ वो चेंजेस का जो चेंजेस हैं सिर्फ उसके स्टैटिस्टिक्स गैदर करे। पब्लिश का मतलब ये है कि वो स्टैटिस्टिक्स लेने के बाद डेटा डिक्शनरी में सेव भी कर दे, पब्लिश भी कर दे, ताकि पब्लिश वो बाय डिफॉल्ट यूज होता है। यस पब्लिश बाय डिफॉल्ट यस होता है। ठीक है, तो डेटाबेस में ग्लोबल फर्क क्या होगा? किसमें? डेटाबेस लेवल पे और ग्लोबल लेवल? ग्लोबल लेवल में आपके डेटाबेस लेवल में सिर्फ और सिर्फ टेबल से रिलेटेड होंगे, ग्लोबल लेवल में आपके सिस्टम से रिलेटेड भी होंगे, जो आपके ओएस से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स है वो भी होंगे उसमें। अच्छा, जो आपके पास जो इसके लिए डीबीएमएस एंड स्टैट्स का पैकेज है, उसमें सेट, गेट एंड डिलीट, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट के प्रोसीजर्स हैं, जिनके थ्रू आप कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स गैदर कर सकते हैं। डीबी अंडरस्कोर टैब अंडरस्कोर स्टैट अंडरस्कोर प्रेफरेंस का टेबल है, जो आपको टेबल लेवल पे या स्टैटिस्टिक्स के प्रेफरेंसेस दिखाता है कि कौन से टेबल पे क्या क्या प्रेफरेंसेस सेट हुए हैं। स्टैट्स गैदर करें जी जरा, टेबल वाइज होते हैं। एचआर के स्कीमा में स्टैट्स गैदर करें और फिर देखें कि स्टैट्स आज की डेट में गैदर हुए हैं।